नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। वक्फ बिल के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद जुमे की नमाज को देखते हुए शुक्रवार के दिन यूपी में हाई अलर्ट रहा। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक खत्म हुई। इस दौरान राज्य में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ से लेकर संभल और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट रहा। असामाजिक तत्वों के वक्फ बिल के नाम पर माहौल खराब करने की आशंका की वजह से यूपी में पुलिस की सख्त पहरेदारी देखने को मिली। तकरीबन 10 कंपनी पीएससी, एक कंपनी आरएएफ और उनका डिप्लॉयमेंट पूरे जनपद में हुआ है। जनपद की पूरी फोर्स ऑन रोड है और अपने अपने क्षेत्र के मानिंद लोगों के साथ भ्रमणशील होकर इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुराने कानून की वजह से मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन गया था। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो मुस्लिम के विरोधी मुस्लिम ही हैं। अब तक जब से वक्फ बोर्ड बना है तब से उसका चेयरमैन मुसलमान ही रहा है। एक मुसलमान बता दे जो चेयरमैन बना अब तक, एक आदमी बता दे चेयरमैन किसी गरीब महिला को वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बसाया हो या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने के बाद जो आमदनी हुई हो उस आमदनी का को थोड़ा सा भी अंश किसी गरीब मुसलमान को, किसी गरीब महिला को दिया हो। यूपी में वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष के अलावा कई बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी आपत्ति जताई है। मौलानाओं ने कहा कि वो इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीतिक दलों के अलावा कई बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इस बिल के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो वक्फ बिल के पास होने के बाद अब नजरें उन संपत्तियों पर बनी हुई हैं जहां वक्फ दावे कर रहा है। और मुंबई से ऐसी आपको हम रिपोर्ट भिंडी बाजार से दिखाते हैं जहां पर मुस्लिम समाज की संपत्ति ही वक्फ के दावे के बाद किस तरह से विवादों में आ गई, देखिए। महाराष्ट्र में 31,000 के करीब वक्फ की संपत्तियां हैं। मुंबई और आसपास 1000 के करीब हैं, लेकिन लगातार वक्फ की ओर से संपत्तियों पर दावे हो रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि मुस्लिम समाज की भी जो संपत्तियां हैं वो इससे अछूती नहीं हैं। हमने कल आपको दिखाया था कि किस तरह से एक मस्जिद पर जो 150 साल पुरानी ट्रस्ट द्वारा संभाली जा रही मस्जिद है उस पर वक्फ का दावा हुआ, मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसी ही एक और संपत्ति हम आपको दिखा रहे हैं। भिंडी बाजार ये इलाका है, मेरे पीछे जो आप मुसाफिर खाना देख रहे हैं, करीब 150 साल ये पुराना स्ट्रक्चर है और इसको लेकर भी वक्फ का दावा आया है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड अब ये पता लगा रहा है कि सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट भिंडी बाजार में, यानी कि इस जगह पर पाक मोडिया स्ट्रीट पर जिस भूखंड का विकास करना चाहता है, रीडेवलपमेंट करना चाहता है, वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं। तो वक्फ में ये मामला चल रहा है। मूल रूप से हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिर खाना ट्रस्ट के स्वामित्व वाली 150 साल पुरानी एक मंजिल वाली ये जो इमारत है वो 2016 में सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को ये बेच दिया गया था। और उनका दावा है कि यहाँ पे जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, वो कहते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। लेकिन हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिर खाना शॉप टेनेंट फोरम जो है और कुछ हस्तक्षेपकर्ता हैं, उनका कहना है कि ये वक्फ की संपत्ति है। कुछ दिन पहले इस मस्जिद में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसमें प्रवेश को लेकर सुन्नी और बोहरा मुस्लिमों में झड़प भी हुई थी। और ये जो विवाद है वक्फ के दावे की, इसको लेकर अभी जाँच चल रही है, इस पर बात चल रही है। जुलाई 2024 से अब देखना होगा कि जो संशोधन बिल आया है वक्फ का, उसके पास होने के बाद अब ऐसे मामलों में क्या नतीजा सामने आता है। लेकिन एक तरह से जो मुस्लिम समाज के भी लोग हैं वो भी किस तरह से वक्फ के ऐसे दावों से परेशान है, उसकी एक तस्वीर हमने आपको भिंडी बाजार से पेश की है। तो मुंबई के भिंडी बाजार से कैमरा पर्सन संदेश बाइकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। इस पुलिस चौकी के आकर्षण का केंद्र है महाभारत के रथ की आकृति, जो कि राजस्थानी पत्थर से बनाई गई है और गीता के 4थे अध्याय से लिया गया श्लोक लिखा है। शुभांग ठाकुर की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम संभल के शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर 24 नवंबर को पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था और साथ ही दंगे भी हुए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया और इसके ठीक सामने ही एक पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया था। दरअसल जब इस पुलिस चौकी को बनाने का काम शुरू किया गया तो ऐसे में इस ज़मीन को लेकर के भी मुस्लिम पक्ष ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, कुछ मुस्लिम पक्षों का ये दावा था कि ये जो ज़मीन है पुलिस चौकी की, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है,
लेकिन जब उनसे इसको लेकर के कागजात मांगे गए तो पुलिस ने गलत कागजात देने के चलते इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की और साथ ही साथ सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी सामने रखी। ऐसे में कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग सामने से आए और उन्होंने कहा कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, आप यहाँ पर पुलिस चौकी बना सकते हैं। आइए चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस पुलिस चौकी के अंदर की क्या स्थिति है। इस पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। अब यहाँ पर तेज़ी से फ़िलहाल काम चल रहा है। ऐसे में परसों यानी कि 6 अप्रैल को यहाँ पर जो है इसका इनॉग्रेशन होना है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है। आप जो ये इस समय काला पेपर देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे महाभारत के रथ की आकृति है जिसे राजस्थानी पत्थर से बनाया गया है। साथ ही साथ गीता के 4थे अध्याय से लिया गया श्लोक भी इसमें लिखा हुआ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार लेने के उद्देश्य और कारण अर्जुन को बताते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये 2 मंजिला इमारत है, काफ़ी ऊंची इमारत है। इसे इस तरीके से इसलिए बनाया गया है ताकि अगर इसकी छत से निगरानी रखी जाए तो इस पूरे इलाके में आप निगरानी रख सकते हैं। यहाँ तक कि जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि आखिरकार उसके मुख्य गेट पर क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ जो ये काम है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। जो तमाम कमरे हैं उन्हें यहाँ पर अच्छे से तैयार किया गया है। अच्छी फर्निशिंग का इस्तेमाल फिलहाल यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। मजबूत ढांचे इस इमारत में रखे गए हैं और काफ़ी तेज़ी से इस चौकी को बनाने का जो काम था वो किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि जो कंट्रोल रूम होगा संभल ज़िले को संभालने वाला, वो कंट्रोल रूम भी यहीं बनाया जाएगा। यानी कि चौकी के शुरू होने के बाद से कंट्रोल रूम भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही थी, पुलिस पर पथराव हो रहे थे, उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस ने इस तरीके से चौकी का निर्माण किया था और अब 6 तारीख को इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर होना है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार इनॉग्रेशन होने के बाद इस पुलिस चौकी का संभल में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। संभल से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। धारावी पुनर्विकास परियोजना एक बड़ा कदम आगे बढ़ा रही है जिसमें रेलवे की जमीन की पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। माटुंगा इलाके में 40 एकड़ का जो भूखंड है वो हजारों परिवारों को फिर से बसाने के लिए आवंटित किया गया है। धारावी में इनके घरों का पुनर्विकास होना है। निर्माण स्थल से NDTV ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और एक्सक्लूसिव बातचीत की धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के CEO SVR श्रीनिवास से। धारावी में रेलवे की इस 40 एकड़ जमीन में पहले चरण में ही 15,000 से 20,000 लोग बसाए जाने हैं। यहाँ योजनाबद्ध ढंग से कई सेक्टर बनेंगे जहां इन्हें नए घर मिलेंगे। धारावी पुनर्विकास परियोजना के CEO SVR श्रीनिवास ने बताया कि ये काम किस तरह आगे बढ़ रहा है। इस जमीन को धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेलवे से लिया है। ये लगभग 40 एकड़ जमीन है। ये धारावी के लिए पहला मजबूत कदम है। हमें धारावी का पुनर्विकास करना है। हमें उम्मीद है 15 से 20,000 लोग यहाँ रहेंगे। ये काम जितना अहम है उसकी सावधानियां उतनी ही ज्यादा हैं। पुनर्विकास के दौरान लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलती रहें, ये देखा जाना है। ये ध्यान भी रखा जाना है कि इससे विस्थापन रुके, जो नए घर बने वो आधुनिक सुविधाओं से लैस हों। ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है। यहाँ तक आने में 4 दशक से ज्यादा लगे हैं। अब चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो धारावी एक नई सुबह देख रहा है। यहाँ के लोग एक नए भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये रफ्तार यूं ही बनी रहे, युवाओं का जो जोश है वो यूं ही हाई रहे, इसको लेकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। भारत की इसी ताकत को भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में देखा जा सकता है, जहां अलग अलग क्षेत्र में भारत के भविष्य की तस्वीर देखी जा रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
दिल्ली का भारत मंडपम इस वक्त दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ स्टार्टअप का महाकुंभ चल रहा है, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगा। भारत मंडपम में इस समय लगा हुआ है स्टार्टअप और इनोवेशन का महाकुंभ। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर 3000 से ज्यादा स्टार्टअप्स शिरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा 50 देशों के 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में आपको कदम कदम पर नए नए इनोवेशन देखने को मिलेंगे। आजकल देश में ड्रोन क्रांति की जबरदस्त चर्चा है। यहाँ भारत मंडपम में इसी से जुड़ी खास चीज देखने को मिली। आपने अक्सर सुना होगा कि जंगल में आग लग गई, घर में आग लग गई, यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाती हैं। लेकिन तकनीक एडवांस हो रही है, जमाना बदल रहा है, लिहाजा आग को बुझाने के तरीके भी बदल रहे हैं और ड्रोन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही हमें यहाँ पे स्टॉल में आके पता चला और ये वो ड्रोन है जो आग बुझाने के काम में आता है। वैसे तो इसे हर तरह की आग बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जंगल की आग बुझाने में इसका कोई मुकाबला नहीं। इसमें टीथरिंग मोड में जा सकते हैं, जिसमें आप पानी की डायरेक्ट सप्लाई को इससे कनेक्ट करके, और जैसे आप बागों में पानी देते हैं इसी तरीके से आप आग बुझाने के लिए भी पानी की सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा एक्सटिंग्विशिंग मॉडल, जिसमें आप एक बैलून मतलब बॉल को, फायर एक्सटिंग्विशर बॉल होती है, उसको आप ड्रॉप करा सकते हैं फायर जिस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट में पाई गई है। जैसे ही आप बॉल को ड्रॉप करेंगे, आग जहां लगी हुई है वहां से 20 मीटर ऊपर पे बॉल सेल्फ ब्लास्टिंग कर जाएगी और इट विल क्रिएट एन एनवेलप। तो उससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और फायर सप्रेस हो जाएगी। तीसरा आपका एक्सटिंग्विशिंग मॉडल है कि आप अपना फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे डिप्लॉय करा सकते हैं। और अब ये पढ़ाने वाला रोबोट देखिए। ये एआई और रोबोटिक्स का ऐसा मिश्रण है जो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। और कंपनी का दावा ये है कि ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उनको पढ़ा सकता है, क्लासरूम में जा सकता है और प्राथमिक क्लास से लेकर यानी कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के बच्चों को टीच कर सकता है। और कंपनी ये भी दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हायर एजुकेशन जो होगी वहां पर भी ये कामयाब होगा। ये काम करता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, क्वेश्चन आंसर रोबोट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उसका आंसर देता है, कभी थकता नहीं है। 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी है। प्लग एंड प्ले मॉडल है, आपको बस प्लग इन करना है और इट स्टार्ट्स वर्किंग। और इस दौरान हमने इस रोबोट का टेस्ट भी लिया। The Big Bang theory is a scientific explanation of how the universe began. It suggests that the universe started from a hot, dense point about 13.8 billion years ago and has been expanding ever since. केवल इंसानों के लिए ही नहीं, यहाँ जानवरों के लिए भी स्टार्टअप है। यहाँ हमारी नजर उस स्टार्टअप पर पड़ी जो तैयार करता है गो आधार यानी गायों का आधार कार्ड। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें ये लगा, दिलचस्प हमें ये लगा और हम यहाँ पर थोड़ा सा ठिठक गए बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस स्टार्टअप के बारे में आपको बता दूं। इसकी जो शुरुआत की है वो उसका नाम है एस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज और इसमें जो स्टार्टअप की जो शुरुआत है और इसकी जो इनोवेशन है वो आप यहाँ पर जरा दिखाइएगा। इसको नाम को आप जरा पढ़िए, गो आधार। एक प्रकार से गायों का आधार कार्ड ये बनाते हैं अपनी ऐप के जरिए। ह्यूमंस को आधार कार्ड फिंगरप्रिंट्स में रहता है ना, तो काउज में एज यू कैन सी हर मजल नोज पैटर्न, ये नाक के ऊपर जो भी पैटर्न्स है वो हमारे ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स के तरह यूनिक रहता है। तो दैट यूनिकनेस वी हैव आइडेंटिफाइड बिफोर हैंड एंड बेस्ड ऑन दैट यूनिक वी हैव डेवलप्ड एन AI ML बेस्ड एल्गोरिदम which using this we can uniquely identify एक काउ एक कौन सा ओनर है, all that we can identify। यहाँ हमें एक ऐसा स्टार्टअप भी मिला जो टेरेस फार्मिंग से लेकर अपार्टमेंट फार्मिंग और लैंडस्केप फार्मिंग के लिए भी काम कर रहा है। हम जाके घर को सब फैमिलीज को जो भी टेरेस फार्मिंग उगाने चाहते हैं तो हम उनका घर का मेजरमेंट लेते हैं, उनके घर में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से उनको एक टेरेस फार्मिंग का प्लान देते हैं, फिर उसको सेटअप करते हैं और उसको ऑटोमेशन पे रन कर सकते हैं। और ये स्टार्टअप्स, ये इनोवेशंस बताते हैं कि तकनीक की जो रेस दुनिया में लगी हुई है उसमें भारत पीछे नहीं है, दुनिया के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भारत को तैयार किया जा सके। कैमरा पर्सन आजम के साथ अनंत भट्ट, NDTV इंडिया के लिए।